नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य हिंदी के लिए जो हम अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यह जो प्रैक्टिस सेट है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी सिलेबस आपका मेंशन है पीटी के लिए हिंदी का, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना होता है। जितने मैंने अब तक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं उन प्रैक्टिस सेट को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड किया करिए, क्योंकि ज़्यादातर संभावना है कि इसी प्रैक्टिस सेट में से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाए। तो इन प्रैक्टिस सेट को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड किया कीजिए। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यशस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यशस्वी का संधि विच्छेद क्या हो गया, यश धन स्वी, यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, नीरव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नीरव का जो सही संधि विच्छेद है आपका हो जाएगा नि धन र, यानी कि ऑप्शन जो आपका है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार होगा नीरव का संधि विच्छेद नि धन र। तो यह संधि विच्छेद आपका हो जाएगा नीरव का। तथा नीरव जो है यह विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। किस संधि का, तो विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है नीरव। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध अशुद्ध आपको पहचानना है। तो इसमें से कौन सा वाक्य आपको शुद्ध दिख रहा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपका बी है, वह महल पीले पत्थरों से बना हुआ है, यह जो वाक्य है बिल्कुल सही लिखा गया, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। बाकी जो तीनों वाक्य हैं ये अशुद्ध हैं। तीनों आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो केशव कृष्ण का पर्यायवाची है, मोहन कृष्ण का पर्यायवाची है, माधव भी कृष्ण का पर्यायवाची, लेकिन राजीव जो है यह कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजीव। अगला प्रश्न है, वक्र शब्द का विलोम आपको बताना है। तो वक्र का विलोम क्या होता है, तो ऋजु, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋजु जो है वक्र का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से जो युधिष्ठिर लिखा गया है, युधिष्ठिर ठीक प्रकार से शुद्ध रूप से किस प्रकार से लिखा है, तो उसको आपको पहचान करनी है। तो जो युधिष्ठिर होता है, चौथे नंबर का ऑप्शन डी वाला जो युधिष्ठिर है बिल्कुल आपका सटीक यानी कि सही लिखा गया है। तो जो युधिष्ठिर होता है इसी प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। युधिष्ठिर इस प्रकार लिखा जाता है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना, यानी कि जो उपर्युक्त है, इसमें से जो 4 वर्तनी लिखे गए, इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। तो इसमें से उपर्युक्त जो है बिल्कुल सही, यानी कि शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उपर्युक्त जो है यह बिल्कुल ही वर्तनी के हिसाब से शुद्ध लिखा गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसमें से उज्ज्वल जो है किस संधि का एग्जाम्पल है। तो उज्ज्वल जो है किस संधि का एग्जाम्पल है। तो उज्ज्वल जो है यह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है, उत धन ज्वल, क्या हो जाएगा। तो उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है उत धन ज्वल। तो यह यह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद, महर्षि निम्न में से किस संधि का उदाहरण है। तो महर्षि का पहले संधि विच्छेद आप जान लीजिए, महाधन ऋषि, क्या होता है, महाधन ऋषि जो है यह महर्षि का संधि विच्छेद होता है। तथा यह जो है गुड़ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। आप याद देखिएगा, गुड़ स्वर संधि का एग्जाम्पल है आपका क्या तो महर्षि। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपको जाएगा। और स्वर संधि में कौन सी संधि है, तो यह गुड़ संधि। तो इसे भी आप याद देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है, वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रयोग में लाया जाएगा। तो वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है, परित्यक्ता। क्या आता है, तो परित्यक्ता, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही। वह स्त्री जिसका पति उसे छोड़ देता है उसके लिए हम
परित्यक्ता शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके बाद अगला है, तो हमने क्या बताया यहाँ पे, वह स्त्री जिसे पति छोड़ जाने की, वह स्त्री जिसका पति उसे छोड़कर चला जाए, उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल में लाते हैं परित्यक्ता। वहीं अगर हम सपत्नीक की बात करें तो यह किस वाक्यांश के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है उसके लिए हम सपत्नीक शब्द का प्रयोग करते हैं। आप याद रखिएगा, सपत्नीक शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है, तो वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है उसके लिए जो है सपत्नीक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम सधवा की बात करें तो सधवा किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो जो सधवा है यह प्रयोग में लाया जाता है जिसका पति जीवित है, तो इसके लिए जो है सधवा प्रयोग में लाया जाता है। वह स्त्री जिसका पति जीवित है उसके लिए सधवा का इस्तेमाल हम करते हैं, तथा वह पत्नी वह स्त्री जिसका पति मर गया उसके लिए हम विधवा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। चारों मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वह स्त्री जिसका पति छोड़ दे उसके लिए हम परित्यक्ता शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वह पति जिसकी पत्नी उसके साथ है वर्तमान में, उसके लिए हम सपत्नीक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वह स्त्री जिसका पति जीवित है उसके लिए हम सधवा का इस्तेमाल करते हैं शब्द का। उसके अलावा जो विधवा शब्द इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, तो वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसके लिए हम विधवा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चारों आपको याद रखना है। अगला है, आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग में लाया जाता है, तो आलोचना करने वालों के लिए जो है एक शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है आलोचक, यानी कि जो आलोचना करने वाला होता है उसको हम आलोचक कहते हैं, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ होता है जो है प्रतिकूल कार्य करना, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो प्रतिकूल कार्य करना, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना इस मुहावरे का जो सही अर्थ है, एकदम सटीक अर्थ है, क्या हो जाएगा, अपने ही कार्य में लगे रहना, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाए। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा सबसे अलग रहना, यानी कि यहाँ पे सबसे अलग रहना हो जाएगा, ना कि ऑप्शन सी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो है यहाँ पे ऑप्शन ए सबसे अलग रहना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग रहना, यानी कि ऑप्शन ए। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला है, ऊधो का लेना न माधो का देना इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो ऊधो का न लेना माधो का न देना इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा, तो ऊधो का न लेना माधो का न देना इस लोकोक्ति का अर्थ आपका हो जाएगा अपने काम से काम रखना, यानी कि जो है ऑप्शन आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, अपने काम से काम रखना। इसके बाद अगला है, छाती पर पत्थर रखना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो छाती पर पत्थर रखना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इस मुहावरे का जो यहाँ पे अर्थ है यहाँ पे दिया नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही अर्थ क्या होता है आपका, तो इसका सही अर्थ आपका हो जाएगा दुख सहने के लिए जो है अपना दिल मजबूत करना, यानी कि छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ होता है दुख को सहने के लिए जो है अपने दिल को मजबूत करना, इसका सही अर्थ होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसका अगला है, 2.5 दिन की हुकूमत इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो कुछ दिनों की शानो शौकत, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2.5 दिन की हुकूमत का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या हो जाएगा आपका, कुछ दिनों की शानो शौकत, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो नारी है, वनिता है, महिला, यानी कि उपयुक्त तो सभी जो है स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा कांता भी जो स्त्री का पर्यायवाची होता है, इसके अलावा रमणी भी जो है स्त्री का ही पर्यायवाची होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें से भारती जो है सरस्वती का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा आपका गीरा भी जो है सरस्वती का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा शारदा भी जो है यह किसका पर्यायवाची है, तो शारदा भी सरस्वती का ही पर्यायवाची है। लेकिन जो कंचन है यह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह सोना का पर्यायवाची है। तो इसे आप याद रखिएगा, कंचन जो है सोना का पर्यायवाची है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि
कंचन जो है यह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इष्ट का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इष्ट का विलोम शब्द होता है अनिष्ट, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तुच्छ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो तुच्छ का विलोम शब्द होता है महान, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, महान। अगला प्रश्न है, जिसे जीता गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे जीता गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है पराजित। क्या हो जाएगा? तो पराजित, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, पराजित। अगला प्रश्न है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए जो है एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाया जाता है? तो जो व्यक्ति उच्च कुल में पैदा होता है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है कुलीन, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, कुलीन। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना, इस मुहावरे का इसका मतलब आपको बताएं, इसका अर्थ सही बताना है आपको। तो 9 2 11 होना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? फरार हो जाना, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका सही अर्थ होता है प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका सही अर्थ होता है प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य में लग जाना। अगला प्रश्न है, सुरभि, सौरभ, सुवास किसका पर्यायवाची है? तो सुरभि, सौरभ और सुवास ये तीनों पर्यायवाची हैं किसके? तो सुगंध के, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है, ये तीनों सुगंध के पर्यायवाची हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद, अचेत का पर्याय, इसमें से विलोम शब्द क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि अचेत का जो विलोम शब्द इसमें नहीं दिया गया है, तो अचेत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सचेत। सचेत हो जाएगा अचेत का विलोम। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अचेत का मतलब ये होता है बेसुध होना, गाफिल होना या बेखबर होना है, तो उसका मतलब दिया हो। लेकिन अगर विलोम की बात करें तो विलोम आपका हो जाएगा सचेत। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, चांद का मुंह टेढ़ा निम्न में से किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चांद का मुंह टेढ़ा यह किसकी रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा यह रचना आपको मिलेगी गजानन माधव मुक्ति बोध की। किसकी है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध की यह रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही है, गजानन माधव मुक्ति बोध। इसके बाद, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो भारत भारती के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, करुणा कादम्बिनी, इसके रचनाकार कौन है? तो गया प्रसाद शुक्ल जो है ये करुणा कादम्बिनी के रचनाकार, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यह आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।